मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट 7 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 होगा। 71 से लेकर 110 तक बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, खूबसूरत सेट है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भी खूबसूरती ढंग से लिखा हुआ है 2400 रुपया का ऋण अवधि समाप्ति पर उसे 3264 रुपया की राशि देकर चुकाया जाता है और वर्षों की अवधि और ब्याज की दर आंकिक रूप से बराबर है। तो साधारण ब्याज का रेट आपसे पूछ रहा है। यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है कि जो रेट है वो टाइम के बराबर है। अगर रेट टाइम के बराबर है और रेट ही आपसे पूछ रहा है तो रेट का फार्मूला आप सब जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, और समय को भी हम आर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर और एस आई का वैल्यू वहाँ से देखिए निकाल करके 2400 रुपया था और अमाउंट बन गया है 3264। कितना ज़्यादा हो गया? तो आप बोलेंगे 864 ज़्यादा हो गया। तो 864 आपका इंटरेस्ट बन गया और जो प्रिंसिपल है वो है 2400। तो बस इसको आप सोल्व कर दीजिए और 24 या 72 और 24 6 144, यानी आर बराबर आ जाएगा 6%, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का अगला सवाल, साइन 15 डिग्री निकालने के लिए आप सब क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग ढंग से बात करूंगा कि वो सब काम नहीं करिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में उतना नहीं टाइम होता है, तो हमें टाइम बचाना होता है। तो एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, राइट एंगल में, ट्रायंगल में अगर ये 15 होगा, 90 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 75 होगा, क्योंकि जोड़ के हमें 180 बनाना होता है। तो 15 डिग्री के सामने आपको √3 - 1 कंसिडर करना है। 75 के सामने थोड़ा ज़्यादा होगा तो √3 + 1, और 90 सामने और भी ज़्यादा होगा तो 2√2। और ये ट्रिपलेट आपको याद करके चलना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि साइन का पूछे, कॉस का पूछे, 75 पूछे, 15 पूछे, सब बता दीजिएगा आप, ठीक है। तो अगर साइन 15 डिग्री चाहिए तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। तो 15 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर √3 - 1 अब बटा H हो जाएगा 2√2, और इसको √2 से गुना और √2 से भाग कीजिएगा, √6 - √2 अब बटा 4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आया ना समझ में? तो देखा आपने कि जो ज़्यादा टाइम लगता था उसको आज आपने कम टाइम में देखा कि किस तरह से बनाया जाता है। आगे, एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए यानी 21 साल के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर, यानी दो प्रकार का निवेश, पहला निवेश पे 8% इंटरेस्ट और दूसरा पे 18%, और कहता है कुल निवेश पर उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10%। आप कहेंगे यहाँ तो लाभ लिखा हुआ, आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, लाभ ही इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। इंटरेस्ट यानी फायदा। तो कह रहा है कुल पर अगर 10% का लाभ हुआ है तो निवेश की गई कुल राशि बताना है आपको क्या होगा। यहाँ 3 चीज़ की बात किया जा रहा है। देखिए, 2 प्रकार के शेयर है। एक पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको 8% और दूसरे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको 18%। अब पूरे पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10%। आप सब जानते हैं इसमें एलिगेशन लगाने के लिए, तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाइए। और ब्याज की बात, रेट की बात हमेशा मूलधन पे किया जाता है, तो जो रेशियो निकलेगा वो मूलधन का निकलेगा, यानी प्रिंसिपल का निकलेगा। तो 18 और 10 में 8 का अंतर, और यहाँ 10 और 8 में 2 का अंतर। ये क्या चीज का रेशियो आया है? मूलधन का रेशियो आया है। और यहाँ पर बोल रहा था कि 8% पर 16,000 रुपये का निवेश किया है। अगर 8% पर 16,000 का निवेश किया है मेरे दोस्त, और यहाँ 8% पर 8 यूनिट का निवेश किया है, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 8 से भाग देंगे तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। पूछा जा रहा है पूरा निवेश, यानी 8 × 2 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सुंदर सवाल था, यानी 2 पर बहुत सारे जीरो हो जाएगा, यानी 20,000। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होगा? तो सबसे पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा गुना करके। तो kx² - 2kx + 6। इसमें ABC आपको करने के लिए आना चाहिए। A होता है x² के जो साथ रहता है, B जो होता है x के साथ रहने वाला सभ्य चिन्ह सहित, यानी -2k,
और सी जो होगा वो कांस्टेंट वाला हो जाएगा। और अगर मूल समान है मेरे दोस्त तो डी बराबर 0 होता है, हाँ या नहीं। और डी का फार्मूला हम सब जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो -2k का होल स्क्वायर, अब 4a की जगह k और c की जगह 6। बहुत सुंदर, ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर -24k। यहाँ से आप 4k कॉमन ले लीजिएगा तो k -6 आ जाएगा, यानी यहाँ से k बराबर आ जाएगा 0 और एक 6। कुछ आदमी क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट उधर लेके जाके एगो k काट देंगे, 0 को छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 आंसर देना है। नहीं ऑप्शन में रहेगा तब बात अलग है, यानी 0 और 6 दोनों होगा। बहुत सुंदर, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल को पढ़िए। 20 cm गहराई तक पानी से भरे हुए एक बेलनाकार टब में छोटी छोटी गोलाकार गेंद डाली जाती है और पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है। देखिए, पहले से कितना गहराई है बर्तन में उससे मतलब नहीं है, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, वो प्रश्न में ऐसा ही दे देता है उलझाने के लिए। यानी 6.75 जो बढ़ गया है वो गोली की वजह से बढ़ा है, ठीक है। तो कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या अगर 12 cm हो और गेंद की जो संख्या है वो 27 है, मतलब 27 छोटे छोटे गेंद डाला गया है, तो डाली गई गेंदों की त्रिज्या बताइए क्या होगा। यानी जो गेंद बर्तन में डाला जा रहा है उसकी वजह से पानी ऊपर आ जाता है, यानी जो 27 गोली का जो आयतन होगा ना मेरे दोस्त, वो बढ़ा हुआ पानी के आयतन के बराबर होगा। और जो पानी बढ़ेगा वही शेप लेकर बढ़ेगा जिस शेप में था, यानी किस में था, बेलन में था, सिलेंडर में। तो सिलेंडर का जो आयतन होगा कितना ऊंचाई वाला, 6.75 ऊंचाई वाला, क्योंकि इतना ही ऊंचाई तक बढ़ा, तो उसका जो आयतन होगा 27 गोली के आयतन के बराबर होगा। की त्रिज्या क्या होगा, तो 27 गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का त्रिज्या 12 है, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर, और इसका जो ऊंचाई है वो नहीं होगा, ये होगा 6.75 का मतलब होता है 675 बटा अगर 100 करिएगा तो 6 24 3 27 बार में 25 से, और 4 बार में, यानी 27/4 हो जाएगा। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, पाई से पाई गया। और बताइए, उसके बाद 4 से 4 तिया 12 है ना, 12 तिया 36, 9 चौ 36 और 9 तिया 27। उसके बाद बताइए, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 4 से ये 4 गया, यानी आर क्यू आ गया कितना, आर क्यू आ गया मेरे ख्याल से 27, यानी आर बराबर आ जाएगा 3, यानी 3 cm इसका त्रिज्या होगा। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, साइन 480 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 780 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए, कभी भी एंगल 360 से ऊपर चला जाए तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एंगल में 360 जोड़ देने से, 360 घटा देने से उसको एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप साइन 480 डिग्री का वैल्यू कह रहा है तो आप इसमें 360 घटा दीजिए, उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री चलने का मतलब है कि आपने जहाँ से चलना शुरू किया था आप वहीं पे आ चुके हैं। तो 360 जोड़ दीजिए, 720 जोड़ दीजिए, 1080 जोड़ दीजिए, 360 के मल्टीपल में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एक काम करिए, इसमें 360 अगर माइनस कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा 120, ये तो ठीक है। इसमें 720 को आप माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 60, और ये रह दीजिए। यानी प्रश्न इतना ही है कि साइन 120 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 120 डिग्री। अब सुनिए, तो ये इससे ही कट जाएगा। साइन 120 डिग्री का वैल्यू सबको पता है √3/2 होता है, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। अगर नहीं याद है तो निकाल भी सकते हैं, तो √3 - 1/2 ये सवाल का उत्तर होगा। तो ये सवाल का उत्तर होगा, ध्यान देना है, 0 दे रहा है जो कि गलत दे रहा है, यानी इसका वैल्यू गलत लिखा है कॉस 120 डिग्री का, समझ रहे हैं ना, कॉस 120 डिग्री का वहाँ लिख दिया है √3/2 माइनस में, इसकी वजह से गलती हुआ है, तो आप इसको सुधार लेंगे। उसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए आगे,
50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से दीप स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दीप स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखिए, दो दीप स्तंभ है और दोनों की जो ऊंचाई है वो आपस में बराबर है। दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर है और 50 मीटर चौड़ी सड़क है। बहुत अच्छा। ध्यान से, अगर 50 मीटर चौड़ी सड़क है और इसमें बोला ये जा रहा है कि एक बिंदु है जिससे उन्नयन कोण जो शीर्ष का है वो 60 और 30 है। अगर इसको हम 60 बना देते हैं तो ये 30 होगा। तो इसको हमने 30 बना दिया और ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। अगर ये मान लिया जाए h है मेरे मित्र, तो ये भी h होगा, क्योंकि दोनों की हाइट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सब जानते हैं 30 के सामने 60 के सामने h है तो 30 के सामने √3 से भाग होता है, यानी h/√3। 30, 60, 90 का एगो रेशियो याद रख लीजिएगा, 1 √3 और 2। तो 60 जाना रहेगा तो √3 से गुना, और 60 से 30 आना रहेगा तो √3 से भागा। यानी अगर एंगल, बड़ा एंगल के सामने साइड भी बड़ा होता है, छोटा एंगल के सामने साइड भी छोटा होता है। तो छोटा करना रहेगा तो भाग, बड़ा करना रहेगा तो गुना। फिर देखिए 30 के सामने h है और 60 के सामने, यानी बड़ा साइड निकालना है तो गुना हो जाएगा, तो √3h। और ये पूरा जोड़कर दे रखा है 50, तो √3h अब प्लस h/√3 का वैल्यू 50 है। तो क्या आप इस h नहीं निकाल लीजिएगा, तो 3 × 1 4h बटा √3 बराबर 50, यानी 2 दूना 4 और 2 से 25 बार में, यानी 25 √3 बटा 2। तो 25 √3 बटा 2 अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इसको सोल्व करिएगा, या 2 से इसको काट दीजिए 12.5 बार में, तो 12.5। तब 12.5 को गुना करिएगा कितना से, 1.73 से। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो 12 18 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी इसको देख लीजिएगा 18 से ज़्यादा आ जाएगा। ए ऑप्शन या तो सी, इसको चेक कर लेना है। मतलब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जो आंसर आएगा कमेंट करके आप मुझे बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए t² - 3t - 4 और t² + 5t - 4 और t² - 1 का HCF आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको अगर आप तोड़िएगा और सोचिएगा, तो इसको अगर आप सोचिएगा तो कितना से टूटेगा, -4 लाना है गुना करके, तो -4 और 1 से टूट जाएगा। इसका तो फैक्टराइज संभव है, लेकिन -4 से आप +5 ला ही नहीं सकते हैं। इसको जब आप तोड़ने जाइएगा तो तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब ये बाहर निकलवे नहीं करेगा। बाहर निकलवे नहीं करेगा तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तीनों में जब तक कॉमन जो नहीं आएगा, आप HCF ऐसी कैसे बता दीजिएगा। तो इसका जो HCF होगा वो फाइनली आपका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों में कुछ नहीं कॉमन रहता है, तो 1 कॉमन रहता है, तो 1 हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका था कि आप वैल्यू पुट कर सकते थे, जैसे अगर वहाँ 2 पुट कर दीजिएगा और फिर उसका HCF निकालिएगा, तब भी इसका HCF 1 आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का गुणनफल का अनुपात बताइए क्या होगा। विकर्ण दिया हुआ है, मान लीजिए एक विकर्ण अगर 5x होगा तो हमारा दूसरा विकर्ण 4x होगा। तो जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी 5x गुना 4x, और इसके विकर्णों का गुणनफल का रेशियो पूछ रहा है, यानी 5x × 4x। तो ये कट ही जाएगा, यानी 1/2 आ गया, इधर 1 आ गया, 2 से गुना करिएगा तो 1/2 का रेशियो आएगा। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। ₹25,000 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4 और 5% है। 4% का फ्रैक्शन होता है 4/100, यानी 1/25, और 5% का फ्रैक्शन 1/20। इतना बढ़ेगा, 1/25 बढ़ेगा, 1/20 बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मूलधन 25 रहा होगा तो सक्सेसिव वे में 1 बढ़ करके वो 26 हो गया, क्योंकि 25 का 1/25 निकालिएगा तो 1 आएगा। और इसमें मूलधन अगर 20 रहा होगा तो 1 बढ़ करके वो कितना हो गया, 21 हो गया।
यानी ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो प्रिंसिपल दे रखा है 25,000, जबकि यहाँ हमारा प्रिंसिपल है 25 दूना 50 यानी 5,000, तब 25 दूना 50 यानी 500 है। तब वहाँ देखिए टोटल 25,000 है और यहाँ 500 यूनिट है, तब 500 यूनिट का वैल्यू 25,000 है, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 500 से भाग निकालना है कि बताना है क्या चीज़ कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन। तो 26 गुना 21 से आपको गुना कर लेना है, यानी 26 इकाई 26 बाकी 2 26 दूना 52 और 2 कितना होता है 54, 5 पचे 25 यानी 50 बार में। चलिए इसको गुना कर लीजिएगा, 6 पचे 30 बाकी 3 4 पचे 20 3 23 बाकी 2 अब 5 पचे 25 और 2 कितना 27 यानी 27,300, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। अगर शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा अगर 3 है और अल्फा इंटू बीटा अगर -10 है तो हमें डायरेक्ट पता है द्विघात बहुपद निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये वाला फार्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला है। आगे समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 का क्या है, मतलब कैसा सोल्यूशन होगा। तो कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट 4 है, y का 3 है, इसमें y का 6 है, इसमें 5 है, 15 है। अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो 1/2 आई भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा 1/3। तो ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आगे ये सवाल को पढ़िए, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। मतलब ये बढ़ते जाएगा 1 4 7 10, एक समय ऐसा आएगा कि 88 नाम का कोई चीज़ इसमें होगा। तो कह रहा है 88 जो है कितना नंबर में होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में फर्स्ट को माइनस करके जो भी डिफरेंस बनता है उसे डिवाइड करके 1 जोड़ देते हैं। ये आपको नंबर निकालने का सूत्र है। 87/3 का मतलब 29 और 1 30, ये सवाल का उत्तर है। इसके बाद आगे अगर देखें हम 84 नंबर, बिंदु 3 4 -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक निकालना बिल्कुल आसान है, यानी जोड़कर दूसरे भाग, यानी इसको जोड़कर दूसरे भाग फिर ऑर्डिनेट को जोड़कर दूसरे भाग, बस ये मध्य बिंदु के नियामक का फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0 8 4 12 के आधा 6, तो 0,6 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। इसको देखिए, कह रहा है 65 और 117 का मसा इतना बन रहा है, ये बना रहा है ना, लेकिन आप कितना बना सकते हैं मसा। तो आप इसका मसा देखिए, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, यानी 13 आ जाएगा SCF, और ये 13 किसके बराबर होगा, 65m - 117 बराबर 13 के बराबर होगा, यानी 65m बराबर 117 13 130, यानी m बराबर 65 दूना 130, यानी 2 इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को पढ़िए। निशा धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कहता है 20 किलोमीटर 2 घंटा में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, धारा के साथ स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। और अप स्ट्रीम प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी यूएस, तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में यानी 2 आ जाएगा, ये x - y होता है। अगर नाव की चाल निकालना होगा तो नाव की चाल जो होता है वो x होता है और धारा की चाल होता है y।
धारा की चाल हमेशा कम होगा नाव से यानी मोटर से। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि नाव का अगर चाल निकालना है तो आपको जोड़कर आधा कर लेना है, 10 2 12 के आधा 6, और धारा का चाल निकालना है तो घटा के आधा, यानी 10 में से 2 जाएगा 8 के आधा 4। ये स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। तो ये निकल गया। अब कह रहा है दोनों के चाल का अंतर बताइए, तो दोनों के चाल का अंतर हो जाएगा 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में तैराक की चाल और धारा की चाल का अंतर यानी कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर। नहीं है तो आपको ई मारना है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़िए, ये सवाल को पढ़िए। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद इसका क्या होगा। देखिए ये सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि लॉजिकल फिट बैठता है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण इसमें टाइम लगा देते हैं। आइए इसका बहुत शानदार तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए डिटेल्स तो आप लोग जानते ही हैं इसको करने के लिए। 7वां है यानी ये 7 बराबर 1/9 है, तो इसको लिख लीजिएगा a + 6d, और फिर कह रहा था 9वां पद यानी a + 8d, आइए कर लीजिएगा 1/7। AD सोल्व करके निकालिएगा, उसके बाद इसमें 63वां पद इसका निकाल लीजिएगा, ये a + 62d के बराबर होगा, और इसमें वैल्यू आप पुट करिएगा। 1.5 से 2 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा समझ के चलें तो मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन इसका तरीका बताने वाला हूं कि आप बहुत खुश हो जाएंगे और अभी ही लाइक कर देंगे। अगर अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के बाद पक्का आप वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए कैसे। हाँ अब समझिए, कभी भी अगर जैसे मैं बोलूं कि किसी एपी का दूसरा टर्म और 5वां टर्म से मैं बातचीत करना चाहता हूं। दूसरा टर्म जो है इसका 1/5 है, अब 5वां टर्म जो है इसका 1/2 है। मतलब दूसरा और 5वां की बात कर रहा है तो दूसरा का यहाँ उल्टा 1/2 और 5वां का यहाँ उल्टा 1/5। तो समझ लेना है कि इस कंडीशन में ए और डी का वैल्यू हमेशा बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और वो कितना के बराबर होगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी 1/10 के बराबर होगा। आप इसको यकीन ना हो तो सोल्व करके आप देख लीजिए, ए और डी का वैल्यू 1/10 के बराबर आएगा। आप इसको सोल्व करके, मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। तो ए + डी जो होगा ना वो 1/5 होगा, और ए + 4d जो होगा वो 1/2 होगा। अगर इसको आप सोल्व करिएगा मेरे मित्र तो -3d बराबर 1/5 - 1/2, यानी यहाँ से 2 में से 5 जाएगा -3/10, इसे ही कट जाएगा, यानी डी का वैल्यू 1/10 आया ना 1/10। और इसमें 1/10 रखिएगा, घटाइएगा तो वो आ जाएगा वो भी 1/10 आएगा। यानी आपने देखा कि ए और डी का वैल्यू हमेशा बराबर आता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, दूसरा पद 1/5 है, 5वां पद 1/2 है, तो इसको गुना करके पूछेगा 10वां पद। तो गुना करके अगर इसको पूछ रहा है तो ऑलवेज उसका वैल्यू 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कल के डेट में आपसे ये ना पूछ करके 10वां पद ना पूछ के 15वां पद पूछ देगा। और आज मैं अगर आपको बता दूं 1 लाने के लिए तो वहां भी आप 1 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि ए और डी का वैल्यू हमेशा बराबर आएगा और वो इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगर इतना आ जाएगा तो अब 63वां पद पूछ रहा है, तो ये 63 का मतलब हो जाएगा a + 62d, यानी ए का डी बराबर है, ये है, तब इसको भी मैं डी लिख लेता हूँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, यानी आ जाएगा 63d। और आपको पता है डी का वैल्यू कितना आपने लाया, 1/10 लाया। एक मिनट 63वां पद यानी a + 62d, तो ए के जगह आपको क्या रखना, अच्छा है ये वैल्यू रखना था ना जी, मैं तो ये वाला वहाँ रख लिया, मैं भी क्या हूँ बताइए। 63d, डी का वैल्यू तो यहाँ से निकालिएगा ना, तो डी का वैल्यू कितना आएगा बताइए, इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो इसका प्रोडक्ट करिए 1/9 और 1/7 यानी 1/63 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 1/63 रखना है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझे? जरूर समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए। मैं अगर आपसे ये पूछूं कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ चलिए बहुत सुंदर आ गया, हमको लगा हो गया। अब आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, सीखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि ये 10वां टर्म है और ये मान लीजिए 25वां टर्म है, तो ये देगा कैसे, 10वां टर्म
1/25 देगा और 25वां टर्म 1/10 देगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। और आपसे अगर ए और डी का वैल्यू आपसे पूछेगा क्या होगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो ए और डी का वैल्यू 25 × 10 यानी 1/250 होगा। कन्फर्म मान लो, कन्फर्म मान लो, ठीक है। और इस तरह से अगर गलती से आपसे पूछ देगा 25 × 10 यानी ए 250 का वैल्यू पूछ देगा, यानी 250वां पद इसका क्या होगा, तो वो हमेशा 1 होगा। वो हमेशा कितना होगा, कब, जब इसके प्रोडक्ट करके पूछेगा तब, क्योंकि ये 250 का मतलब होता है ए प्लस 249 और ए और डी बराबर है, तो इसको 250 से डी कर लीजिए। और 250 गुना डी का वैल्यू अभी आपने कितना लाया, 1/250, तो वैसे भी कट जाना है और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखा आपने, बहुत बेहतरीन सवाल में से एक सवाल था और इसका सॉल्यूशन हमने आपसे बातचीत में किया। उम्मीद करता हूं कि अब आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो 73 नंबर तो लगता है बता ही दिए ना, 74। ये कहाँ हम पहुंच गए जी, कहाँ कहाँ आ गए, कितना नंबर सवाल में थे अभी, 83 ये भी हो गया था। अच्छा, एट्टी 84, 85, 87 और 88। बाकी क्वेश्चन एक काम करता हूँ, बाकी क्वेश्चन क्या हो गया, इससे गायब हो गया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, है ना। हमको अनुभव ही इसमें थोड़ा सा कम है, क्योंकि उस टाइम जो हुआ था उस तरह से। तो अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, मैं तुरंत जो है इसको कैंसिल करके फिर से PDF लोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ और कहीं गलती होगा तो जरूर आप बताइएगा, ठीक। अब मैं नोट में जाता हूँ और मैं PDF को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। सेट 7, चलिए इतना जानकारी तो कम से कम हो गया। तो हमें आपको पहुंचना था कहाँ तक, 18 तक पहुंच चुके थे, यानी 19, 87 नंबर हो गया था, ठीक है। हाँ 87 नंबर हो गया था और अब जो है हम लोग करेंगे 88 नंबर। चलिए आ गया, अच्छी बात है। अब ये सवाल को पढ़िए, यदि समीकरण के x - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल नहीं है तो बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। अगर इसका कोई हल नहीं है तो अभी मैंने क्या बताया, कोई हल अगर नहीं रहेगा मेरे मित्र तब वो होगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और नहीं बराबर होगा c1/c2। तो a1/a2 यानी k बटा हो जाएगा 6 और b1/b2 यानी -5 बटा हो जाएगा 2, और इसको तो लिखना ही नहीं है। तो 2 × 6 यानी k बराबर -15, यानी C इस सवाल का उत्तर होगा, C नंबर ऑप्शन। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखिए, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक बताना है क्या होगा। इसका शून्यक निकालना है तो x² - 2 = 0, यानी x² = 2, तो x बराबर आ जाएगा +-√2। +-√2 का मतलब ये वाला, प्लस में √2 और माइनस में √2। अब आइए 90 नंबर सवाल को पढ़िए। यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगा। ये कोई सवाल पूछने वाला है। दो लगातार संख्या 4 और 5 का गुणनफल देखिए 20 होता है ना, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन, 5 है। ये भी कोई पूछने वाली सवाल हुई, कुछ भी डाल देते हैं भाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, नहीं वाला को ध्यान से पढ़िए। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो ये देखिए 64 का तो 8 हो जाता है, 81 का 9, ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय जाएगा, तो यही एगो परिमेय है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट,
अब ये सवाल को करिए। करा के इस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। अगर वास्तविक और असमान चाहिए तो डी ग्रेटर देन 0 और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए की जगह के और सी की जगह 1 ग्रेटर देन 0, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, यानी 16 उधर जाएगा तो माइनस 4 के ग्रेटर देन माइनस 16। लेकिन जब दोनों साइड माइनस आ जाता है तो ऐसे मत कर दीजिएगा कि माइनस माइनस कट गया, है ना। 4 से तो इसको खैर काट सकते हैं, लेकिन माइनस माइनस को मत काटिएगा। यानी माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे 10 और 20 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 20 बड़ा है, लेकिन माइनस से जब दोनों साइड गुना कर दीजिएगा तो फिर माइनस 10 बड़ा हो जाएगा, याद रखिए। तो माइनस से जब दोनों साइड गुना करिएगा तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना मेरे दोस्त, वो बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी के लेस देन 4 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब ये सवाल को पढ़िए। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करिए जो 2, -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ हो। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु आपको चाहिए तो एक्स अक्ष पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, हाँ या नहीं। और ये 2 ओ से समदूरस्थ है, 2 पॉइंट से। एक पॉइंट का नाम है 2 और -5 और दूसरे पॉइंट का नाम है -2 और 9। -2 और 9 लगता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ये कल भी एक क्वेश्चन में कराया था सेट में, ठीक है। पी ए बराबर जब पी बी करिएगा ना तो x - 2 के होल स्क्वायर जोड़ ये भुज का अंतर का स्क्वायर फिर कोटि के अंतर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ से 25 करिएगा, आई हो जाएगा x + 2 के होल स्क्वायर और प्लस 81। कल मैंने इसको सोल्व किया था, इसका आंसर ये आया था, ठीक ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये सवाल को करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2/x⁻15 में x से स्वतंत्र पद से और x⁻15 के गुणांक का अनुपात क्या होगा। देखिए बाइनोमियल का क्वेश्चन है, एक आध बार ऐसा होता है कि ये सब सवाल पूछ दिया जाता है। यदि 15 पावर तक है, रेशियो क्या क्या चीज का आपसे पूछा जा रहा है, तो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, जानते हैं, x से स्वतंत्र पद, यानी x उसमें नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए 2 है, तो 2 है तो 2 जो है x से फ्री है, तो क्या मैं इसको x⁻0 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी x⁻0 वाला टर्म, x⁻0 के कोफिशिएंट और x⁻15 के कोफिशिएंट दोनों से आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या बनेगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, पूरे ध्यान से सुनना है, पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है। अब सुनिए, देखिए भाई, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + b⁻n, उसको लिखा जाता है जनरल फॉर्म tr+1। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है NCR, ठीक है। तो n का मतलब पावर कितना दिख रहा है, 15, तो 15 CR, तो CR लिख दिया इनटू। अब यहां पे देखिए x⁻2 है, तो x⁻2 पर आपको कितना करना होगा, तो आपको करना होगा 15 - R, यानी इसका डिफरेंस I/2। सेकेंड वाला टर्म क्या है, 2/x, तो 2/x पर जो आपको पावर करना है ना, वो कितना करना है, R करना है। क्या आप इस बात को याद रखेंगे, याद थोड़ा सा रखिए। मैंने क्या बोला, 15 CR तो ठीक है, फिर x⁻2 था तो इसका डिफरेंस 15 - R, अगर यहाँ 20 रहता तो 20 - R, और फिर दूसरा टर्म है 2/x, तो 2/x⁻R। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, तो आपको ये याद रखना है। अब सुनिए, अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो ये 15 CR को ऐसा ही रहने दीजिए, 15 CR, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, पावर ओवर पावर पावर गुना हो जाएगा, तो x⁻15 दूना 30 और माइनस, पेन को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब सुनिए, 30 माइनस हो जाएगा 2R, सही है, इनटू यहाँ देखिए 2 की पावर R होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, और नीचे से जब ऊपर जाएगा ना x, तो माइनस में चला जाएगा,
है ना। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये 15CR है, x की पावर 30 माइनस 2R है, x की पावर माइनस R है, बेस से हमें पावर जुटेगा तो x की पावर जो यहाँ बनेगा दोस्त वो 30 माइनस 3R हो जाएगा, हाँ या नहीं। और यहाँ पर देखिएगा अगर गौर से तो ये आ जाएगा 2 की पावर R। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें चाहिए x की पावर 15 का गुणांक, यानी ये जो x की पावर 30 माइनस R है हम इसको चाह रहे हैं कि 15 पावर बने। तो 15 पावर अगर बनाना चाह रहे हैं मतलब आप ओवरऑल करना क्या चाह रहे हैं कि 30 माइनस जो 3R है ना इसको 15 के बराबर आप करना चाह रहे हैं। तो ये 15 इधर घट जाएगा 15, 3 × 5 = 15, यानी R बराबर आपको कितना रखना चाहिए 5। R बराबर आपको कितना रखना चाहिए 5, ठीक है। जब R बराबर आप 5 रखिएगा तो इसको अगर आप फिर सोल्व करिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि R बराबर 5 रखेगा तो 5 × 15 और 30 में से 15 जाएगा तो यहाँ x की पावर 15 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए R के जगह 5 रखना चाहिए। तो यहाँ भी R है तो यहाँ भी 5 रखिएगा, तो 5 रखेगा तो 5 1 6 बन जाएगा, यानी छठा पद जो होगा वो x की पावर 15 के कोफिशिएंट वाला होगा, है ना। तो ये हो गया 15, R के जगह आपको कितना रखना है 5, तो 15C5 इंटू ये तो डायरेक्ट 15 हो जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया। और यहाँ भी आपको कितना रखना है 5 रखना है। ये मैंने निकाल लिया x की पावर 15 का कोफिशिएंट। x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 यानी x की पावर 15 में क्या क्या चीज से गुना होल है जो आप बताइए। x की पावर 15 को छोड़कर सभी हो जाएगा, यानी 15 इंटू 2 की पावर 5, ये है x की पावर 15 का कोफिशिएंट। ध्यान से थोड़ा टाइम देके सीखिए, ठीक ना। अब सुनिए नेक्स्ट टाइम दूसरा आपको चाहिए था x से स्वतंत्र पद। x से स्वतंत्र पद का मतलब हुआ कि आपको पावर जो है 0 करना पड़ेगा, और 0 कब संभव है ये बताइए, जब r के जगह मुझे 10 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ r के जगह 10 रखूंगा तो 30 में से 30 जाके ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मुझे इसमें r बराबर 10 रखना पड़ेगा। तो 10 जब रखिएगा तो ये हो जाएगा T11, यानी 11वां पद जो होगा उसमें आपको कांस्टेंट वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो T11 जब होगा तो हो जाएगा 15, और जहां R है वहां पे क्या रखना चाहिए 10, यानी मैं इसमें R बराबर 10 पुट कर रहा हूं। तो 10 पुट करेंगे तो 15C10 हो जाएगा, इंटू x की पावर कितना बनेगा जब 10 पुट करिएगा तो 0 बनेगा, और इंटू 2 की पावर R, तो R के जगह आपको 10 रखना है, यानी 2 की पावर 10। बस हो गया, बात खत्म। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन इसको आप समझ जाइएगा, कुछ हार्ड नहीं है। अब x की पावर 0 का कोफिशिएंट ये रहा 15C10 इंटू 2 की पावर 10। अब दोनों का रेशियो चाहिए आपसे, यानी x की पावर 0 को पहले लिखिए, यानी ये हो जाएगा 15C10 इंटू 2 की पावर 10 बटा 15C5 इंटू 2 की पावर 5। INCR का मतलब होता है 15C10 का मतलब बताए थे कि इसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। 15C10 है तो 15 में से 10 जाएगा यानी 5, इसको आप 15C5 भी लिखिएगा तो एक ही बात है। अगर ये 15 है या 14 है तो 15 माइनस 14 यानी 1, यानी 15C1 का भी वैल्यू वही होगा जो 15C14 का वैल्यू होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 की पावर 10, तो इससे ही कट जाएगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 5, यानी 32। ये तो आ गया 32, और यहाँ 15C5, यानी इसका रेशियो करिएगा तो 32 यानी 1/32 ये हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इसको नीचे लिखना था, उसको ऊपर लिखना था, यानी 1/32 बी नंबर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हिसाब आ गया, एगो दिक्कत हो सकता है कुछ मित्र को जो नहीं पढ़े हैं बाइनोमियल वगैरह, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, एकागो होता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। कह रहा दो संख्याओं का जो लसा है उनके मसा का 14 गुना है। ये लसा है और मसा का कितना गुना बता रहा है 14 गुना। मसा 1 होगा तो लसा 14 होगा, और कह रहा लसा मसा दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 600 प्राप्त होता है। बहुत सुंदर सवाल। अगर ये 600 है, यहाँ 15 यूनिट है, तब 15 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं 15 से भाग देकर, यानी 40। यानी 40 से जब आप गुना करिएगा ना दोस्त तो ये फिक्स हो जाएगा, यानी ये एलसीएम आ जाएगा 560 और एचसीएफ आ जाएगा 40।
अगर एलसीएम एचसीएफ पता चल गया और यहाँ पे एक संख्या भी पता है तो क्या दूसरी संख्या आप नहीं बता सकते हैं? आप सब जानते हैं मस गुना लस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सब आप जानते हैं। 280 से 2 बार में पढ़िएगा यानी दूसरा संख्या हो जाएगा 40 दूना 80, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़िए। एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार क्रमशः 56 केजी और 51 केजी है तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार क्या होगा? देखो, इसको एवरेज से ही बना सकते हैं, एलिगेशन से ही बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एलिगेशन लगाने के लिए सिखाता हूँ। ध्यान से सुनिए। पुरुष है और महिला है। पुरुषों का जो भार है वो 56 केजी पर पुरुष है, मतलब पर मेल है 56 केजी, ठीक है। और महिलाओं में 51 केजी पर वुमेन है। और यहाँ पूरे का पूछ रहा है, रेशियो आएगा ये क्या चीज का आएगा? तो ये आदमी की संख्या का रेशियो आएगा, यानी पुरुष और महिला का रेशियो आएगा। और पुरुष और महिला का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है कितना? 2:3। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप एलिगेशन लगाए होंगे तो एक चीज नोटिस किए होंगे, अगर यहाँ 10 या 17 है और मान लो ये 12 है, तो जब आप इसका डिफरेंस करिएगा तो 17 में 12 जाता है तो ये 5, अब 12 में से 10 जाता है तो ये 2। बड़े गौर से सुनिएगा, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 7 आ रहा है। ऊपर वाला का जो डिफरेंस आता है ना, नीचे वाले के जोड़ के बराबर आता है। देखिए यहाँ भी जोड़ने पे कितना आ रहा है? 7। तो यहाँ ऊपर वाला का डिफरेंस कितना बन रहा है? तो बोलेंगे सर 5 बन रहा है। तो नीचे वाला के जोड़ के 5 बनना चाहिए, जोड़ के इत्तिफाक से क्या हो रहा है? 5 ही बन रहा है, तो मुझे चेंज भी करने की जरूरत नहीं है। यानी बड़ा वाला से वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो 56 में 3 घटाइएगा तो 53 होगा, और ये छोटा वाला से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 56 में 53 घटाइएगा तो 3, और 53 में 51 घटाइएगा तो 2। यानी जो औसत भार होना चाहिए वो 53 केजी होना चाहिए। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अगले सवाल को कह रहा है, कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर पी और कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर क्यू है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बेहतर होगा कि इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। तो ए बराबर आप 45 डिग्री पुट कर लीजिए। तो कॉट 45 1 होता है, आइए 1/√2 बराबर पी। यहाँ से आप क्यू निकालिएगा तो 1 माइनस 1/√2। अब आप पहले निकाल लीजिए जिसका जरूरत है, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको चाहिए तो पहले निकाल के रख लीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर और जोड़ 1 माइनस √2 के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? याद रखिए। और ये 2 प्लस 1/2 का मतलब 3/2, यानी ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि P इंटू क्यू बताइए क्या होगा। तो जब गुना करिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। और एक जगह और लिखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो जब उसको आप माइनस करिएगा तो बाद में देखा जाएगा, पहले आप समझिए इतना। 1/4 तो पी क्यू की जगह आपको 1/2 रखना है। तो अगर यहाँ 1/2 रखिएगा तो ये वैल्यू 2 आएगा। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू 3 लाया, तो क्या 2 3 के कभी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पी क्यू की जगह आप क्या रखिएगा? 1/2 रखिएगा तो ये 8 आ जाएगा, यानी 1/2√2। और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 3 आ रहा है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए पी क्यू की जगह कितना रखिएगा? 1/2 रखिएगा, यानी 2 8 16, यानी ये 2√2 आएगा। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाले नहीं, लेकिन निकालिएगा तो ये 2√2 ही आएगा, ठीक है। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको कर लेना चाहिए इसको। अब आगे बढ़िए। ये सवाल को पढ़िए। कह रहा है 2a प्लस 3b 14 है, 2a माइनस 3b 10 है, तो a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा? ये तो सिंपल है, सोल्व करना है। यानी यहां से अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिएगा मेरे दोस्त, तो 2a से 2a कट जाएगा, 3b और 3b मिलकर 6b, 14 में 10 जाएगा 4, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 2/3। जैसे ही आप b के जगह 2/3 रखिएगा तो 3 3 कट जाएगा 7, 2 7 14, यानी a आ जाएगा 7। पूछ रहा है a इंटू बी क्या होगा?
यानी 7 गुना 2/3, यानी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं सही किया हूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 भी 6 भी, और 14 में से 10 जाएगा तो 4, यानी 3/2, नहीं 2/3 सही है। अगर ए की जगह 2/3 रखते हैं, बी के जगह तो 2 यानी 12 2 6 12, ए 6 आ जाएगा ना, ए 6 होगा, सॉरी ए 6 हो जाएगा। ए कितना होगा? 6 होगा। अब ए इंटू बी करिए तो 6 गुना 2/3 अगर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। वैसे भी ऑप्शन नहीं आया तो यही हो जाएगा। अब ये सवाल को देखिए, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये डायरेक्ट फार्मूला है इसका, याद रखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का। शतक लग गया। आइए 100 नंबर। एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल पूछ रहा है क्या होगा। देखिए धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल मतलब बाई 3 किलोमीटर पर आवर देल है और एक साफ से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको पढ़िए, 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल में स्पीड क्या होता है? घट जाता है, यानी x माइनस बाई, यानी नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होता है धारा की चाल से, यानी x माइनस बाई। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितना जाता है? 10 किलोमीटर। कितना टाइम में? 50 मिनट में। उसको अगर घंटा में बदलिएगा तो 50/60, यानी 6 ऊपर चल जाएगा, 5 दूना 10 यानी 6 दूना 12, जिसमें से दे रखा था एगो 3 धारा की चाल, यानी बाई 3 दे रखा है, तो x आ जाएगा 12 और 3 15, यानी स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये सवाल को पढ़िए, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है और प्रति माह 14,720 बचाता है। अगर 100 इनकम होगा जिसमें 68% खर्च कर रहा है तो 100 में 68 रहेगा तो कितना आएगा? 32, यानी 32% वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो बचत का कंपेयर बचत से, और निकालना है कुल खर्च, तो खर्च कितना करता है? 68%। बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 4 से कितना बार में? 8 बार में, और 4 से 17 बार में, और 8 से ही कट जाएगा, 8 से काट लीजिएगा, 8 से 1 बार में, 8 और 8 64, 8 4 32, 17 से गुना करिएगा 0, 17 64, बाकी 6, 17 8 136, 6 142, बाकी 14, और 17 और 14 कितना होता है? 31, यानी 31,280। चलिए मैं भी लगता है गुना कर ही दिया। चलिए अब आगे देखिए, ये सवाल को पढ़िए। अभी ने भार्गव से एक घर 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि चेतन इसके लिए इतना रुपया चुकाया, देखिए बड़ी जीरो है, इसको हटा दीजिए, फिलहाल 264 रुपया को समझिएगा। 4 जीरो है, 4 जीरो हटा के बात करिए, 4 जीरो हटा दीजिए, क्योंकि जीरो ज़्यादा हो जाता है तो कैलकुलेशन खराब हो जाता है ना। बस इतना ही आप समझिए। 264 रुपये में बेचा, कब? 2 बार लाभ लिया तब। कितना 10 और 20, यानी 10% और 20% का इक्विवेलेंट अगर निकालिएगा तो 10 + 20 + 10 गुना 20/100, यानी यहाँ से आ जाएगा 32% का लाभ लिया, तब जाके 264 में बेचा। तो ये विक्रय मूल्य है, और यहाँ 32 का लाभ, यानी विक्रय मूल्य 132 यूनिट बन जाएगा। अब निकालना है कितना में खरीदा था 100 यूनिट में, यानी 200 किस में आ रहा था? 200, 4 जीरो हटा करके 200, 4 जीरो आप हटाए थे तो वहाँ 5 जीरो था ना जी, तो 5 जीरो मुझे हटाना चाहिए था, तो 200 इसमें आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब इसको समझिए। x की पावर 4 बाई की पावर 4 अगर x स्क्वायर बाई स्क्वायर के बराबर है तो x की पावर 6 बाई की पावर 6 क्या होगा? देखो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो उधर क्या हो जाएगा? 0। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर 3 और बाई स्क्वायर की पावर 3।
ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा पावर डबल हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी पावर डबल हो जाएगा माइनस ए बी। और आप अच्छी तरह से जान रहे हैं भाई साहब कि इसका वैल्यू तो ऊपर जीरो आवल है, जीरो गुना समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। 104 नंबर सवाल को पढ़िए। के tan 45 इंटू साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, तो के का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। tan 45 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉट 30 √3 होता है। ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, के का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। आगे EFGH किसी वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदु है। देखिए अगर वृत्त पर 4 बिंदु अगर कहीं पर है तो इसे जोड़ करके अगर मिलाइएगा ना तो हमेशा क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, और ये क्वाड्रिलेटरल अगर बनाएगा तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक बनाएगा। तो अपोजिट बिना फिगर बनाए हुए आप कैसे कर सकते हैं। तो किसका कौन अपोजिट होगा, जैसे ई का अपोजिट जी होगा तो EG जोड़ करके 180 होगा, और साही F का अपोजिट H होगा, जोड़कर 180 होगा। जैसे G का अपोजिट कौन बनेगा, तो G का अपोजिट E बनेगा, तो G और E जोड़कर कितना होगा 80 होगा। जिसमें E दे रखा है, E का पूछ रहा है और G दे रखा है कितना 57, तो ये 57 है, तो क्या एंगल ये नहीं निकल जाएगा आपसे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 180 में 57 घटाइए 123 डिग्री, सवाल का उत्तर है। ठीक है। आगे मान M और N का महत्तम समावर्तक A है। M और N का महसा A है और N जो है AB के बराबर है, तो M और N के लसा निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। देखिए ये दो संख्या है, तो हम सब जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, हाँ या नहीं। अच्छा, N का वैल्यू कितना दे रखा है, N का वैल्यू AB दे रखा है, और जो मसा है ना वो A है, तो मसा की जगह A लिख दीजिए। तो क्या इससे लसा निकाल लीजिएगा LCM, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। तो ए से 1 कट जाएगा, यानी जो लसा आ जाएगा वो MB आ जाएगा। MB किस ऑप्शन में है, B ऑप्शन में। 107 नंबर सवाल को पढ़िए। इसको पढ़िए। राखी ने एक टोकरी, एक पर्स और एक बेल्ट खरीदा, जिसमें से टोकरी, पर्स, बेल्ट को 80 इतना इतना अंकित मूल्य पर 5, 8, 10% की छूट प्राप्त किया। मतलब कि पर्स, ये पर्स है और एक बेल्ट है, ये बेल्ट है, और क्या है टोकरी है ना जी, टोकरी है, ये पर्स है और ये बेल्ट है। ये अंकित मूल्य है, मतलब ये रेट छपा हुआ है कि टोकरी अगर लीजिएगा तो 80 रुपया अंकित मूल्य वाला है, और अगर आप पर्स लेते हैं तो 150 रुपया है, और बेल्ट लेते हैं तो 350 है। लेकिन इस पर डिस्काउंट मिला है 5, 8 और 10% का। बताइए कितना रुपया आप दीजिएगा, 80 थोड़ी दीजिएगा, 80 का तो 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका 5% डायरेक्ट निकालिए, 8 पे 40 यानी 4 का डिस्काउंट यानी 76 रुपया पेड करिएगा। किसके लिए, टोकरी के लिए। फिर 150, अगर 150 में पर्स है अंकित मूल्य का जिस पे 8% का आपको डिस्काउंट है, तो 150 का 8% अगर निकालिएगा तो 15, 8, 20 यानी 12, तब 12 का डिस्काउंट करेगा तो 138 रुपया पेड करिएगा। और साही 350 का 10% 35 होता है, यानी 35 डिस्काउंट कर देगा तो 315 रुपया ही आप पेड कर पाइएगा। इस सबको आप जोड़ दीजिए, यही पेड हो जाएगा आपका। तो 8, 6, 14, 5, 19 यानी लास्ट में 9 जोड़ दीजिएगा, 529 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल को पढ़िए। कह रहा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो कॉस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 6 है, क्या होगा। देखिए आप एक बात बताइए, अगर ये साइन ए है और साइन स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप साइन ए निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर करके आपसे पूछूंगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस की पावर 4 ए। कहिए आपने ऐसा क्यों निकाला, अभी पता चलेगा। इसमें पहले कॉमन लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन लीजिए, इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ बच जाएगा कॉस की पावर 4 ए। बहुत अच्छा। अब ये कॉस स्क्वायर ए है, आई कॉस स्क्वायर ए है,
अब cos की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं अगेन, साइन स्क्वायर ए, और आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, मेरा आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। लेकिन कॉस स्क्वायर ए नहीं है ऑप्शन में, तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन ए के, तो साइन ए मारिए। 109 नंबर सवाल को पढ़िए। एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। लकड़ी और कांच के बक्सों के बीच का जो अंतर है 144 है। लकड़ी और कांच के बीच का जो अंतर है 144 है, और प्लास्टिक के बॉक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो अब प्लास्टिक के बॉक्सों की संख्या कितनी होगी, आप अब मत निकालिए, पहले ही कितना था वो निकालिए, और फिर बढ़ा दीजिएगा 25%। ये जो 144 इसको पकड़िए, ये क्या दिया हुआ है, अंतर, किसका अंतर, लकड़ी और कांच के अंतर। और यहाँ लकड़ी और कांच में जो अंतर आएगा वो 3, 5 में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 144 है, तो 1 यूनिट निकालने के लिए 2 से भाग। फिर पूछ रहा है आपसे क्या चीज, प्लास्टिक की संख्या, तो प्लास्टिक शुरू वाला यानी 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी प्लास्टिक जो होगा वो 144 पीस होगा नहीं था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लास्टिक 25% बढ़ गया है। 25% का फ्रैक्शन बोले तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 1/4 बढ़ गया। तो 144 का जब 1/4 निकालिएगा, 144 का 1/4 जब आप निकालिएगा तो 36 आ जाएगा, यानी 36 इसमें और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 180, यानी ये सवाल का उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल 110 नंबर। चलिए बहुत अच्छा, अब इसको पढ़िए। कह रहा है उस गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आयतन 256/3 पाई है। गोला का आयतन हम सब जानते हैं 4/3 पाई r³ होता है, और ये आयतन 256/3 पाई के बराबर है। तो यहाँ से पाई को उड़ाइए, 3 से 3 को काटिए, और 4 से काटिए, 64 चौके 256, यानी r बराबर 64 का क्यूब रूट 4। अगर आपको r पता चल गया तो फिर जो कहेगा वो पता चल जाएगा। तो फिर क्या बोला जा रहा है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है गोला का, 4πr²। पाई में ऑप्शन दे रहा है, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 64 पाई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।